बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 10 में। इसमें क्या बोल रहा है, ए डाई इज थ्रोन। एक डाई को फेंका गया और एक इवेंट ई लिया हमने। ई क्या इवेंट है? द नंबर अपेयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। नंबर जो है वो 3 का मल्टीपल है, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, इवेंट ई। फिर हमारे पास एक इवेंट एफ हमने लिया, इसको हमने क्या बोला, द नंबर अपेयरिंग इज इवन। नंबर जो अपेयर हो रहा है वो इवन है। अब क्या बोला, देन फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट और नॉट। बोला है कि चेक करो कि जो इवेंट ई है और ये जो इवेंट एफ है ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, वो चेक करो। कैसे चेक होगा? अगर ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल आ जाए, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अगर ये इक्वल आ जाए तो ई एंड एफ इंडिपेंडेंट होगा, नहीं आए इक्वल तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अब हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस बन गया हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ई हमारा क्या है, द नंबर अपेयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। नंबर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, तो इसको हमने क्या बोला, 3,6। एफ इवेंट क्या है, द नंबर इज एन इवन। इवन हो गया तो 2 4 6। इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? इंटरसेक्शन एक ही एलिमेंट आ रहा है ना, 6 आ रहा है। ई और एफ में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, एक एलिमेंट आ रहा है 6, जो 3 का भी मल्टीपल हो, इवन भी हो। तो 6 क्या है, 3 का मल्टीपल भी है, इवन भी है। अब करो क्या कि पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकालोगे? इसमें 2 एलिमेंट्स है और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, 6। तो 2 डिवाइडेड बाई 6 क्या हो गया, 1/3 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये हमारा क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एफ में कितने एलिमेंट है, 3, और सैंपल स्पेस में कितने, 6। तो एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/6। तो ये हो गया 1/2। यहाँ तक आ गई बात समझ में? अब ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन एफ में तो एक ही एलिमेंट है और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 6। तो इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 6। अब अगर ई इंटरसेक्ट ई और एफ इवेंट इंडिपेंडेंट होगा तो ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल होगा, जो कि दिख रहा है साफ साफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है, 1/2। तो 1/3 और 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 1/6। और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये भी 1/6 है। तो हम लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये हो गया। तो क्या हो गया, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बस यही है इसमें, ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 11 में। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एन अनबायस्ड डाई। अनबायस्ड डाई का मतलब कि कोई जो डाई है वो हमारा क्या है, बिल्कुल बायस्ड है। बायस्ड का मतलब कि सारे फेसेस जो हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर हम डाइस फेंके तो किसी एक फेस के आने की ये चांस बढ़ जाए, मतलब कि 1 के आने की चांस बढ़ जाए 2 के, मतलब फेयर डाइस है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। एंड अनबायस्ड डाई इज थ्रोन थ्राइस। अनबायस्ड डाई को हम क्या कर रहे हैं, 3 बार फेंक रहे हैं, ठीक है। थ्रोन थ्राइस 3 बार फेंका हमने। लेट ए, एक हमने इवेंट ए लिया, ऑड नंबर इज ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। ऑड नंबर क्या होना चाहिए, फर्स्ट थ्रो में होना चाहिए। बी इवेंट हमने क्या लिया, ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट ए एंड इवेंट बी। यहाँ पे ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अनबायस्ड डाई को कितनी बार फेंका है, इज थ्रोन थ्राइस। जो कुछ गड़बड़ है, अच्छा मैं गलत पढ़ रहा हूँ यार। अनबायस्ड डाई इज थ्रोन थ्राइस नहीं है, ट्वाइस है, सॉरी। अनबायस्ड डाई जो है ट्वाइस फेंक रहे हैं हम लोग। तो कितने सैंपल स्पेस होंगे, ऐसे ही होते ना, ये तो ऑलरेडी बता रखा है, ऐसे ही तो होते। अगर हम अनबायस्ड डाई को ऐसे ही तो होते हैं, ये तो 10th क्लास से जानते होगे। 1,1 1,2 से लेके क्या होगा, ये हो जाएगा 1,6 तक। फिर क्या होगा 2,1, फिर 2,2 से लेके कहाँ तक होगा, 2,6 तक। ऐसे करके क्या होगा 6,1 6,2 से लेके क्या तक हो जाएगा, 6,6 तक। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे सैंपल स्पेस में, 36 हो जाएंगे। ये ऑलरेडी पता होगा, ये 36 एलिमेंट हो जाएंगे सैंपल स्पेस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं एक्चुअल में ना थ्राइस पढ़ रहा था, सॉरी। अब यहाँ पे क्या बोला है, इफ ऑल द 36 एलिमेंट्री इवेंट्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे, 36 होंगे। इफ ऑल द 36 एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर कंसीडर्ड टू बी इक्वली लाइकली। कंसीडर क्या करना, वो है ही इक्वली लाइकली, ठीक है। अब
ए क्या इवेंट बोल रहा है, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, तो ए इवेंट क्या होगा लिख देता हूँ, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, तो यही होगा ना 1,1 से 1,2 से लेके कहाँ तक होगा 1,6, ऑड नंबर है देखो फर्स्ट थ्रो में 1 1 ये ऑड नंबर है, फिर क्या होगा 3,1 3,2 से लेके क्या होगा 3,6 तक, फिर क्या होगा 5,1 5,2 से लेके कहाँ तक जाएगा 5,6 तक। अब बताओ ए में कितने एलिमेंट्री इवेंट है, 18 है, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 6 हो गया, तो 18 एलिमेंट्री इवेंट्स है। सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्री इवेंट है, 36 है, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ए की प्रोबेबिलिटी हो गई 18/36 1/2, ए की प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है ना। ये हमारी किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ए की। अब क्या बोल रहा है बी, क्या बोल रहा है ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो, सेकेंड थ्रो में ऑड नंबर आना चाहिए, तो बी हमारा क्या होगा, बी हमारा एलिमेंट्री इवेंट क्या होगा, सॉरी बी इवेंट क्या होगा, सेकेंड थ्रो में ऑड नंबर आना चाहिए। तो 1,1 देखो सेकेंड थ्रो में ऑड नंबर है, फिर 1,2 नहीं होगा, फिर क्या होगा 1,3, फिर क्या होगा 1,5, फिर क्या होगा ऐसे करके 2,1 2,3, फिर 2,5, फिर क्या होगा 3,1, यही होगा ना 3,3 3,5, फिर क्या होगा 4,1 4,3 4,5, फिर क्या होगा 5,1 5,3 5,5, फिर क्या होगा 6,1, ये सब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है बट कोई नहीं, लिख देता हूँ 6,1 6,3 एंड 6,5, काउंट करो कितने 18 है, तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 18/36, तो बी की भी प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिल गई 18/36 का मतलब 1/2, ठीक है। आगे बात समझ में। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इवेंट क्या है, फर्स्ट जो हमारा क्या है नंबर होगा वो ऑड होगा, बी फर्स्ट जो नंबर आएगा डाई पे वो ऑड होना चाहिए, बी में क्या है कि जो सेकेंड नंबर आएगा वो ऑड होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा कि फर्स्ट भी ऑड होना चाहिए सेकेंड भी ऑड होना चाहिए, यही होगा ना इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा देख लो, एक तो हमारा आ गया 1,1 एक, 1,3 दो दूसरा, फिर क्या हो जाएगा 1,5 ये तीसरा हो गया, फिर ये नहीं होगा बिकॉज फर्स्ट में इवन है, यहाँ भी इवन है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये भी 4 वाला तो होगा ही नहीं, फिर 5,1 5,3 5,5, फिर 6 वाला तो नहीं जाएगा, कितने होगा 3 3 6 7 8 9 9 हो गए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ये जो मैंने अभी किया ना शेडिंग, ये इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताया है, ठीक है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में क्या होना चाहिए कि जो हमारा फर्स्ट नंबर भी ऑड होना चाहिए और सेकंड नंबर भी ऑड होना चाहिए, तो ऐसे कितने एलिमेंट्री इवेंट आ गए 9 आ गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 9/36 को हम क्या बोलेंगे 1/4। आगे बात समझ में। अब तुम देखो ए और बी की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करो, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी क्या है ये भी 1/2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 मिलके क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी की भी प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है 1/4, तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ऐसा हमने लिख लिया इसका मतलब क्या होगा कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ए इवेंट एंड बी इवेंट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यार ये सब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब सिंपल आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बट कोई नहीं मैं करवा देता हूँ। एग्जाम्पल 12 में क्या बोल रहा है देख लो, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन को इकट्ठे फेंका गया, कंसीडर द इवेंट ई, हमने एक इवेंट ई कंसीडर किया, इवेंट ई क्या बोला 3 हेड्स और 3 टेल्स, या तो 3 हेड होगा या तो 3 टेल होगा, ये हमने इवेंट ई बोला। एफ में क्या बोला, एफ में बोला हमने एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होगा, और जी में क्या बोला एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होगा। अब बोल रहा है कि बताओ ई और एफ इंडिपेंडेंट है क्या, ई और जी इंडिपेंडेंट है क्या, एफ और जी इंडिपेंडेंट है क्या, बोल रहा है तो चेक कर लेते हैं। ई और एफ इंडिपेंडेंट है ये हमें कैसे पता चलेगा, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी अगर ई इंटरसेक्शन एफ की और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो इंडिपेंडेंट है, नहीं आए तो नहीं है, सिंपल सी बात है।
तो सबसे पहले 3 कॉइन को हम लोग अगर इकट्ठे फेंकेंगे तो टोटल कितने एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे, 8 एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे, जिसको हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बोला है, 3 हेड और 3 टेल। इवेंट को क्या बोला है, 3 हेड हो या 3 टेल हो, तो देखो 3 हेड 3 टेल, इसको हमने इवेंट ही बोल दिया, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। एफ इवेंट में क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी होगा, तो 2 हेड वाले को भी रख लो, 3 हेड वाले को भी रख लो, तो ये 3 हेड वाला रख लिया, और ये जो 3 हो गए ये 2 हेड वाले को रख लिया। ठीक है, उसके बाद जी में क्या बोल रहा है, एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, मतलब 0 हेड भी चलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, तो ये देख लो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, यहाँ भी 2 हेड, यहाँ भी 2 हेड, यहाँ भी 2 हेड, यहाँ पे 1 हेड, यहाँ भी 1 हेड, यहाँ भी 1 हेड, यहाँ पे 0 हेड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले बोला है क्या ई इंटरसेक्शन एफ इंडिपेंडेंट है क्या, तो कोई बात नहीं है, इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। देख लो ई और एफ का इंटरसेक्शन में कौन सा आ रहा है, बस एक ही एलिमेंट्री इवेंट तो आ रहा है, ये आ रहा है ना कॉमन, तो ले लिया, एक ही एलिमेंट्री इवेंट आया वो ले लिया। फिर ई इंटरसेक्शन जी, ई और जी, ये ई इवेंट है और ये जी इवेंट है, कौन सा एलिमेंट्री इवेंट आ रहा है कॉमन, यहीं देख लो, यहीं पे लिखा है, ये आ रहा है, देख लेना, इंटरसेक्शन ही तो ले रहा है और कुछ तो कर नहीं रहा है। एफ इंटरसेक्शन जी में ये आ रहा है। ठीक है, ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ई में कितने एलिमेंट्री इवेंट है, 2, और डिवाइडेड बाई 8, बिकॉज सैम्पल स्पेस में टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स 8 है, तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/4। ठीक है, उसके बाद एफ की क्या होगी, एफ में कितने कितने एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, एफ में कितने, 3, ये 4, और सैम्पल स्पेस में 8, तो 4/8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई एफ की, 1/2। जी में कितने एलिमेंट्री इवेंट्स यहाँ पे देख लो, 7, और टोटल सैम्पल स्पेस में 8, तो 7/8 प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है ना, अब ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्री इवेंट है, इंटरसेक्शन एफ में हमारे पास 1, और टोटल सैंपल स्पेस में कितने, 8, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/8। ई इंटरसेक्शन जी में कितने एलिमेंट्री इवेंट है, 1, सैंपल स्पेस में 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/8। और फिर एफ इंटरसेक्शन जी में कितने एलिमेंट्री इवेंट है, 3, टोटल कितने, 8, तो 3/8 आ गई प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, अब बस हो गया, देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किया, तो 1/4 इंटू 1/8 आ गया। ठीक है, ये आ गया 1/8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी किया, ये तो अब सिंपल मल्टीप्लाई तो करना आता है ना, 7/32 आ गया। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी किया, ये 7/16 आ गया। अब देख लो, ई और एफ की प्रोबेबिलिटी का क्या आया प्रोडक्ट, 1/8, और ई इंटरसेक्शन एफ क्या आया, यहाँ से देख लो, ई इंटरसेक्शन एफ भी 1/8 आया, इसका मतलब ई और एफ क्या इंडिपेंडेंट इवेंट है, यही तो करना है। इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, इंटरसेक्शन जी का प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे देख लो 1/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या है, 7/32, इसका मतलब इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ई और जी इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। फिर एफ इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी क्या है, एफ इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी क्या हमारे पास 3/8 है, एफ इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी और ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या है 7/16, तो यहाँ पे 3/8 7/16, इसका मतलब एफ इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब एफ एंड जी इंडिपेंडेंट नहीं है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये क्वेश्चन में नहीं है, मैं पूछता हूँ, क्या ई एफ और जी, ई एफ एंड जी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मैंने पहला ये क्वेश्चन पूछा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अभी तो दो दो लेके क्वेश्चन में पूछा ना, ये मैंने पूछा कि क्या ई एफ और जी इंडिपेंडेंट इवेंट है, पहला क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला इज ई एफ एंड जी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्या ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली तो नहीं है, क्योंकि अगर ई एफ जी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होता तो 3 में से कोई भी 2 लेते वो इंडिपेंडेंट होता, और तीनों इकट्ठे भी इंडिपेंडेंट होता, बट यहाँ तो हमने देख लिया कि ई और जी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये तो वाला हो गया कि ये इसका आंसर हो गया नो। ठीक है, इसका आंसर देखना होगा, ई एफ और जी क्या इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ई एफ और जी तीनों में क्या है, ये ई है, एफ है और जी है,
जी हमारा क्या है, जी में एक हेड को छोड़ के, जी इवेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देखने के लिए, यहाँ पे जी इवेंट में लिख देता हूँ। जी इवेंट क्या है, एक ये तीनों हेड को छोड़ के, यही आ रहा है ना, एच एच टी एच टी एच टी एच 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 टी 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 एच टी और क्या आ रहा है, टी टी एच और क्या आ रहा है, टी टी टी। ठीक है, अब बताओ ये इवेंट ई है, ये इवेंट एफ है, ये इवेंट जी है, कॉमन कौन सा है? ये इसमें देखो एच है, कहीं ट्रिपल एच दिख रहा है। कॉमन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा है, छोटा वाला सेट उठा लो। छोटा सेट का मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कम है उसको उठा लो। ये ई में 2 है तो इसको हमने उठा लिया। देखा क्या इसमें एच एच तो दिख रहा है, इसमें एच एच दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब एच एच तो है नहीं कॉमन। फिर टी टी दिख रहा है, इसमें इसमें दिख रहा है टी टी, यहाँ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ई एफ सॉरी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ये क्या है हमारा, एक नल सेट है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये जो इंडिपेंडेंट वाला बताया था ना, इतना मैंने लेक्चर जो दिया था इस पे, वो यहाँ पे पिक्चर में आ जाएगा। जो इतना मैंने समझाया ना कि क्या होता है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ये जो बताया था यहाँ पे, ये जो इंपॉर्टेंट लिखा था, ये पिक्चर में आ जाएगा। मतलब क्या है कि मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि अगर दो इवेंट है, अगर वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, तो वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। या 3 इवेंट है, 3 इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। बट कंडीशन क्या होना चाहिए कि तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होनी चाहिए, जो कि ऑब्वियस सी बात दिख रहा है कि ई एफ और जी तीनों की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, बिकॉज तीनों इवेंट हमारा नल सेट नहीं है। ठीक है, तो अगर तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे हमने ये देखा ना कि तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का जो इंटरसेक्शन है वो हमें क्या मिल गया, नल सेट मिल गया। तो ये इंडिपेंडेंट तीनों इवेंट्स हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता इंडिपेंडेंट? क्योंकि तुम इसको ऐसे देखो, इसमें क्या आ रहा है, अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ये तो 0 नहीं है ना। अरे ये 3 नंबर आ रहा है ना, तो 3 पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट 0 थोड़े हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इज नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ये बोल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ई एफ एंड जी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। म्यूचुअली को तो पहले ही मना कर दिया, फिर बोला कि ई एफ और जी ये इंडिपेंडेंट भी नहीं है। म्यूचुअली तो पहले नहीं है, इंडिपेंडेंट भी नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 13 में। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या है ये देखो, प्रूव डैट ई इवेंट एंड एफ इवेंट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन सो आर द इवेंट ई एंड एफ कंप्लीमेंट। ये क्या बोल रहा है कि ये प्रूव करो कि अगर ई इवेंट और एफ इवेंट इंडिपेंडेंट है तो ई इवेंट और एफ कंप्लीमेंट इवेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। ये प्रूफ करो, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, देख लो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ई इवेंट और एफ इवेंट क्या हमारा इंडिपेंडेंट है, ये बोल दिया। तो अगर ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो दोनों इवेंट्स के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी और दोनों इवेंट्स के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट इक्वल होगा। मतलब कहने का है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये इक्वल होगा। बिकॉज ये गिवन है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है, तो ये वाला जो चीज़ है ना ये हमारा ट्रू होगा। ये मतलब क्या है, ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब क्या बोला है कि ये प्रूफ करो कि ई एंड एफ कंप्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें यही प्रूफ करना है ना। टू प्रूफ हमें क्या करना है, हमें अगर हमने ऐसे दिखा दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट, अगर इसको हमने दिखा दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कंप्लीमेंट, ऐसे दिखा दिया, अगर ये हमने प्रूफ कर दिया किससे, इसके हेल्प से, तो फिर क्या हो जाएगा कि ई इवेंट एंड एफ कंप्लीमेंट इवेंट ये भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा।
ठीक है ना, बस शुरू हो जाते हैं। देखो एक तो वेन डायग्राम से भी है, एक तो लॉजिक से भी प्रूफ हो जाएगा। वेन डायग्राम से क्या है कि सबसे पहले इवेंट ई एंड एफ, जैसे वेन डायग्राम ये बना ना, तो ये वेन डायग्राम में ई इवेंट को और एफ इवेंट को ओवरलैपिंग दिखाया है। मतलब कि ई और एफ का जो इंटरसेक्शन है वो नॉन नल सेट नहीं है। क्यों? बिकॉज ई और एफ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ई इवेंट जो है और एफ इवेंट है, ये इवेंट ई ये भी जीरो के इक्वल नहीं है, एफ इवेंट भी जीरो के इक्वल नहीं है। और ई एंड एफ क्या हमारा, ई एंड एफ जो है आर इंडिपेंडेंट भी इवेंट है। अगर ऐसा है तो ई इवेंट और इंटरसेक्शन एफ जो होगा वो नल सेट नहीं होगा। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है काफ़ी डिटेल में। तो अगर नल सेट नहीं होगा तो इवेंट ई और इवेंट एफ इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो सेट होगा वो आपस में ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो देखो ओवरलैपिंग बना दिया। कहीं नहीं गिवन है कि ई और एफ जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कहीं नहीं गिवन है। हमने इसको कंक्लूड किया कि हमारा इवेंट ई और इवेंट एफ इंडिपेंडेंट है और दोनों की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो। अब तुम बोलोगे कि क्वेश्चन में कहाँ गिवन है नॉन जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉन जीरो है। क्यों है? बिकॉज अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाए तब तो क्वेश्चन का कुछ मतलब ही नहीं बनता है। दोनों की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, तो इंडिपेंडेंट भी है नॉन जीरो भी है, इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। फिर ये क्या होगा? एक्सक्लूसिव होगा। दोनों जो इवेंट है ना ई एंड एफ आपस में ओवरलैप करेंगे, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या है लास्ट क्वेश्चन है क्या? ये नहीं, अभी एक और क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो लंबी बन रही है, कोई बात नहीं। देखो फ्रॉम द वेन डायग्राम 13.3 इट इज क्लियर दैट ई इंटरसेक्शन एफ इवेंट E intersection F event and E intersection F complement event are mutually exclusive event। ये देख लो कैसे, ये जो शेडिंग दिख रहा है ना तुम्हें, ये ब्लू की जो शेडिंग दिख रही है, ये जो ब्लू की शेडिंग दिख रही है, ये जो ब्लू की शेडिंग है, ये जो है, ये कौन सी ब्लू की? ये जो अभी मैंने किया ब्लू की शेडिंग, ये ब्लू की शेडिंग क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। अब सेट, यार सुन लो, एक बात बता रहा हूँ, सेट थ्योरी नहीं आता है ना तो ये चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, इसको अभी छोड़ के निकल जाओ। अगर अब कोई किसी बच्चे को डाउट है कि ये कहाँ से आ गया, इसको हम ये इंटरसेक्शन एफ, तो प्रोबेबिलिटी छोड़ के निकल जाओ। इंटरसेक्शन एफ को हम क्या बोलते हैं? ये ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को क्या बोलते हैं? ए माइनस बी नहीं बोलते हैं। तो ये वाला जो हमारा है ये ई माइनस एफ इवेंट नहीं है, और ये वाला हमारा क्या एफ माइनस ई इवेंट नहीं है। और एफ माइनस ई को हम क्या बोलेंगे? एफ माइनस ई को बोलेंगे एफ इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट। तो यहाँ नहीं लिखा एफ इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट। ये सब नहीं समझ में आता है तो कोई पढ़ने का मतलब ही नहीं बन रहा है ना फिर। तो ये वाला जो अभी मैं शेडिंग कर रहा हूँ ये क्या है? ये एफ माइनस ई है। एफ माइनस ई बोलने का मतलब एफ इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट। आ रही है मेरी बात समझ में? ये इवेंट हो गया। ठीक है, अभी तक क्लियर है? अब ये वाला जो इवेंट हो गया, ये जो बीच का, ये तो इंटरसेक्शन एफ हो गया, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू ई माइनस एफ। ये वाला हो गया एफ माइनस ई विच इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, अब ये जो बाहर वाला जो शेडिंग है, इसको मैं दूसरे पिक्चर से येलो से कर रहा हूँ। ये जो बाहर वाली शेडिंग है, ये जो येलो वाला जो भी कर रहा हूँ शेडिंग, ये क्या है? इसमें ई भी नहीं है, इसमें एफ भी नहीं है। ये जो शेडिंग कर रहा हूँ ना मैं, इसमें ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है। देखो ध्यान से, ये जो पूरा इस दो सर्कल को छोड़ के ये जो शेडिंग है, इसमें क्या है? सेट ई भी नहीं आ रहा है और सेट एफ भी नहीं आ रहा है। ये जो अभी मैंने किया, देखो येलो येलो कर दिया। ये इसमें क्या है? ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये वाला जो येलो से क्या, ये क्या है हमारा? ई भी नहीं है, इसमें इंटरसेक्शन एफ भी नहीं है। तो बताओ ये येलो वाले में, और अच्छा ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? ये इंटरसेक्शन एफ है, सॉरी ये वाला हमारा क्या इंटरसेक्शन एफ? ये देखो सेट, ये हमारा क्या है? इंटरसेक्शन एफ। इस सेट को देखो,
और ई इंटरसेक्शन एफ कम्प्लीमेंट, ई इंटरसेक्शन एफ कम्प्लीमेंट, ये है ना हमारा ई इंटरसेक्शन एफ कम्प्लीमेंट। ये दोनों साफ साफ नहीं दिख रहा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये वाला हमारा ई इंटरसेक्शन एफ कम्प्लीमेंट ये है, और ये वाला क्या हमारा ई इंटरसेक्शन एफ है। तो ये क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना। यही बात यहाँ लिखा है, इंटरसेक्शन एफ जो है और ई इंटरसेक्शन एफ कम्प्लीमेंट क्या है, ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ये हमारा क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ठीक है, तो अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ये इवेंट हमारा, ये वाला इवेंट इंटरसेक्शन एफ और ये ई माइनस एफ मीन्स इंटरसेक्शन एफ कम्प्लीमेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और इन दोनों इवेंट्स को ऐड कर देंगे तो पूरा इवेंट ई आ जाएगा ना, पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इवेंट ई को इंटरसेक्शन एफ यूनियन इंटरसेक्शन एफ कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब मैंने तुम लोगों को क्या बता रखा है, स्टार्टिंग के वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो सेट थ्योरी वाले जितने भी फॉर्मूलाज है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, उसमें n को हटाओ p लगाओ, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। ये स्टार्टिंग में बता रखा है, स्टार्टिंग के वीडियो लेक्चर में क्या करना है, n को हटाना है, p लगाना है, p लगाने का मतलब n की जगह p रिप्लेस कर देना है, तो फिर कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी का। तो यहाँ पे क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी। अगर मैं ऐसे तुम्हें बोलता ना, यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसे तुम्हें बोलता नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, ये क्या होता, नंबर ऑफ एलिमेंट ई का इसका मतलब इसका नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ कम्प्लीमेंट, ऐसे बोलता। अब ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाता है, ई इंटरसेक्शन एफ प्लस ऐड कर देंगे ना, एक्सक्लूसिव है तो ये तो सेट में पड़ा होगा, तो ये हमारा बन गया ना नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई। अब ये तो हमारा बना नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, ये सेट वाला फॉर्मूला बना, इसमें n को हटा के p लगा दो, यहाँ पे n को हटा के p लगा दो, तो ये प्रोबेबिलिटी वाला बन गया हमारा। ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी का बन गया फॉर्मूला। आ रही बात समझ में। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रहने दिया लेफ्ट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रहने दिया, इसको ले गए इधर, तो ये आ गया। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन एफ को, ये तो ई और एफ हमारे इंडिपेंडेंट है, तो इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। फिर इससे टर्म से और इस अगले टर्म से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हो गया। अब इसको देखो और इसको देखो, ये क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ कम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि ई एंड एफ कम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट इवेंट है। गिवन था क्या क्वेश्चन में, ई और एफ, ये गिवन था हमारा ये कि ई इवेंट और एफ इवेंट हमारा क्या है, ये इवेंट ई और ये इवेंट एफ हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ई इवेंट, ये इवेंट ई और ये इवेंट एफ कम्प्लीमेंट, ये भी आपस में क्या इंडिपेंडेंट है। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, चलो इसी में भी कर लेते हैं, सॉरी। यहाँ पे क्या बोला है, इन अ सिमिलर मैनर, सिमिलर मैनर में हम क्या कर सकते हैं, देखते चलो बड़ा ध्यान से। इन अ सिमिलर मैनर इट कैन बी शोन दैट इफ द इवेंट ई और इवेंट एफ, ठीक है इसको रेड से कर लेते हैं, इवेंट ई, ये जो हमारा इवेंट ई है और ये इवेंट एफ सेम मैनर में अगर इंडिपेंडेंट है, तो ई कम्प्लीमेंट और एफ ये भी इंडिपेंडेंट होगा, ई कम्प्लीमेंट और एफ कम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं बिल्कुल आसान तरीका याद रखने का, सुनोगे बात को ध्यान से। मैंने बोला कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, अगर मैंने ई इवेंट को और इंडिपेंडेंट, अगर मैंने ई इवेंट को और एफ इवेंट को इंडिपेंडेंट बोल दिया, ठीक है, तो अब तुम ई कम्प्लीमेंट एंड एफ कम्प्लीमेंट ले लो। अब तुम ई सेट का इस दो सेट के साथ किसी के साथ इंटरसीए ले लो, ग्रुपिंग बना लो, मतलब ई के साथ एफ का बनाना है, मतलब ई कम्प्लीमेंट का नहीं बनाएंगे, ई के साथ एफ का बना लो या एफ के साथ ई कम्प्लीमेंट का बना लो, ये इंडिपेंडेंट होगा। कहने का मतलब है कि ई एंड एफ कम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट होगा, एफ और ई कम्प्लीमेंट भी आपस में इंडिपेंडेंट होगा, और क्या बोल रहे हैं कि ई कम्प्लीमेंट और एफ कम्प्लीमेंट भी आपस में इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, याद रखना है,
ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 14 में। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या बोल रहा है कि हमारे पास सेट ए है, एक सेट ए, सेट ए है, दूसरा सेट हमारे पास बी है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है इवेंट्स। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय। अच्छा, अब मैंने कई बार बोल दिया है, स्टार्टिंग में याद करो, 11th क्लास में बताता था कि सेट जो चैप्टर है, तुम लोगों को याद भी नहीं होगा, 11th क्लास में बोलता था कि जो सेट चैप्टर है ये कहाँ काम आएगा, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। पूरा मैथमेटिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, एक भी चैप्टर में प्रॉब्लम होगी तो फिर आगे वाले जो उसके सब्सिक्वेंट चैप्टर्स हैं उसमें दिक्कत आने लगेगी, मैंने स्टार्टिंग में बोल रखा था। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक ऐसे लिखा, अब सेट ये जो लैंग्वेज लिख रहा है ये किसका लैंग्वेज लिख रहा है, यहाँ पे जो लिखा है ना एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, ये किसका, प्रोबेबिलिटी का लैंग्वेज थोड़े है, ये तो सेट का लैंग्वेज है। ये क्या बोल रहा है, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रूफ करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी का मतलब ए यूनियन बी। अब तुम बोलोगे ये कहाँ से आ गया, तो ये सेट थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ये सेट का लैंग्वेज है। अब क्वेश्चन में क्या होगा कि तुम्हें सेट को, जो दो इवेंट्स के क्रॉसपॉन्डिंग जो सेट बनेगा उसका तुम्हें ऐसे सिंबल में नहीं गिवन होगा, सिंबल में भी देते हैं बट मोस्टली ऐसे लैंग्वेज में बोलते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी का मतलब हुआ ए यूनियन बी, तो ये ए यूनियन बी ना लिख के ऐसे इंग्लिश में बोलेगा एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले तो इस पे ए यूनियन बी पे हमने फॉर्मूला लगा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दिया। ए और बी को यहाँ पे इंडिपेंडेंट बोल रखा है तो यहाँ पे लिख लिया हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी को लिख लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे लिख लिया। फिर क्या किया हमने कि ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैरी कर लिया, इसमें और इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, इसको एज इट इज कॉपी कर लिया, इसको एज इट इज कॉपी कर लिया। अब देखो क्या किया यहाँ पे हमने, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मैं लिख सकता हूँ वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, ये तो पता ही होगा ना कि जैसे कि हमारा ऐसे पता होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, ये क्या होता है, वन होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को तुम क्या लिख सकते हो, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट को क्या लिख सकते हो, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये पता होगा ना, ये तो पढ़ाते 9th-10th क्लास में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हमने क्या बोल दिया, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, और यहाँ पे क्या लिखा है, ये है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कॉपी कर लिया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऐसे लिख लिया। अब वन माइनस इसमें देखो, इस टर्म में और इस टर्म में से क्या कॉमन ले लिया, यहाँ सॉरी 3 टर्म है ना, इस टर्म में से देखो, इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन ले लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचेगा ना, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट कॉमन लिया तो क्या बच गया, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट, हो गया प्रूफ, यही हो गया प्रूफ, यही तो बोल रहा है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, वन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी के कम से कम ए एंड बी के प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस किसके इक्वल है, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट। मतलब ये ऐसे बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये क्या होगा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी, और ये फॉर्मूला याद रखना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आ रही है बात समझ में, जेईई मेंस एडवांस में ये सब डायरेक्ट यूज़ करना होता है, ये प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा जेईई मेंस एडवांस में, ये यूज़ करना होता है, ये वाला थ्योरम यूज़ करना होता है। आ रही है बात समझ में, ये सब बिल्कुल इंडिपेंडेंट इवेंट क्लियर होना चाहिए, नहीं क्लियर होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ठीक है, ये सब मेरे हिसाब से मैंने ओवर एक्सप्लेन कर दिया, जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया। बस देखो यार, बता रहा हूँ इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा मैं एक साथ लिख देता हूँ। अभी तक हमने वीडियो लेक्चर में क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले हमने पढ़ा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
उसके बाद हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, बस इंडिपेंडेंट इवेंट्स। उसके बाद हो गया, बस कुछ थ्योरम्स हमने पढ़ लिए। ये हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, अभी तक कवर कर चुके हैं अभी तक के वीडियो लेक्चर में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, बेस थ्योरम। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोथ जेईई मेंस एडवांस एंड बोर्ड एग्ज़ाम। याद रखिएगा, जो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल क्लियर कट एक्सप्लेनेशन इसका कर दूं, विदाउट एनी कन्फ्यूज़न, विदाउट एनी कोई भी दिक्कत। तो अभी तक हमने ये सब कर लिए हैं, और तुम लोग की डाउट क्लास लग रही है, क्वेश्चन अब ये सब बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन है। ये सब जो है ना, बिल्कुल एक एक लाइन का बस सीधे फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, करना बैठ के। कोई डाउट होगा तो तुम्हारा, देखो नेक्स्ट आ गया बेस थ्योरम, तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। बेस थ्योरम से पहले थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी होगा। बेस थ्योरम से पहले पार्टीशन लिया, हाँ, फिर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, फिर आ जाएंगे हम लोग बेस थ्योरम में। ये बड़े दो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसी से क्वेश्चन आते हैं मेंस एडवांस में और बोर्ड में भी। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अभी तक जो हमने पढ़ा, कंडीशनल वगैरह पढ़ा, इंडिपेंडेंट पढ़ा, ये सब यूज़ होगा, ये तो बिल्कुल एलिमेंट्री चीज़ है प्रोबेबिलिटी का। अब जो पढ़ेंगे ना दो थ्योरम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है फिर, ओके।